अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल्स तक, राइट। अच्छा, मैं हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो मैंने सबसे पहले आपसे सब एनर्जी लेवल की जो है वो डिस्कशंस की, कैसे फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ प्रिंसिपल के ज़रिए से। फिर मैंने आपको एस और पी के ऑर्बिटल के शेप्स बताए, और उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं अपनी इस लेक्चर को एक स्टेप और आगे लेके बढ़ता हूँ। ठीक है, हम आज से स्टार्ट करेंगे बेटा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद ग्राउंड एंड एक्साइटेशन स्टेट। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग ग्राउंड एंड एक्साइटेशन स्टेट। ठीक है, मेरी पहली हेडिंग है आज की ग्राउंड एंड एक्साइटेशन स्टेट। ग्राउंड एंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब क्या है या किसे कहते हैं ग्राउंड एंड एक्साइटेशन स्टेट? मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर मैं उसे पूरा एलाबोरेट कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। एक्चुअली एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस in which electrons from lower energy promoted to higher एनर्जी। अगर आप लोअर एनर्जी से किसी इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी पे प्रोमोट कर दें, भेज दें, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन। इज कॉल्ड एक्साइटेशन। इसे कहते हैं एक्साइटेशन। मैं छोटी सी एग्जाम्पल देके बताता हूँ, फिर मैं और डिटेल भी बताऊँगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, क्या मतलब क्या हुआ, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, इसका प्रोटॉन नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2। ठीक है, आपने s के लिए एक ऑर्बिटल बनाया क्योंकि s के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। आपने s के अंदर एक ऑर्बिटल बनाया। इसी तरह आपने p के अंदर बेटा 3 ऑर्बिटल्स बनाने हैं। सॉरी, अब जैसे आपने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए 1s2, आपने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए 2s2, और 2p2 में आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। अब पहली बात सुन लें, जब आप नॉर्मल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे ये नॉर्मल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस नॉर्मल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब इस ग्राउंड स्टेट में आप चेक करें, ये आपका 1s है, ये आपका 2s है, ये आपका 2px 2py और ये 2pz है जो खाली है। ठीक है, 2p की एनर्जी 2s से हायर होती है, राइट। तो आप पहले किसे फिल करते हैं? 2s को। बाद में किसे फिल करते हैं? 2p को। अगर मैं इस 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करवाऊं बाय गिविंग एनर्जी,
यानी मैं इसको 2p वाली एनर्जी प्रोवाइड कर दूं तो ये 2s में नहीं रहेगा, 2p में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जरा नेक्स्ट सिचुएशन देखिएगा, यहां देखें बेटा, अब देखें ये हो गया 1s2, एक इलेक्ट्रॉन मैंने 2s से जंप करवाया और वो कहां पहुंचा, 2p में। इस लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर रहा हूं हायर एनर्जी के अंदर बेटा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन स्टेट। अब देखिए ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, अगेन ये 2px, ये 2py बेटा, और ये हो गया 2pz। इस स्टेट को कहते हैं एक्साइटेशन स्टेट। अब यहां पे आपके दिमाग में जो पहला सवाल आएगा वो ये आएगा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, मतलब हमें क्या ज़रूरत है एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन आगे भेजने की। तो हम एक्साइटेशन करते हैं टू मेक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। व्हाई वी डू एक्साइटेशन? तो द पर्पस ऑफ एक्साइटेशन इज, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, द पर्पस इज टू मेक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी मेरा स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आपके दिमाग में एक सवाल फिर से आएगा कि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, मतलब हम क्यों बना रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्यों बना रहे हैं, इसका भी एक छोटा सा बैकग्राउंड पहले सुन लें आप। देखो बेटा, जब आप कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, आपको याद होगा कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं अगर आप गौर से देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नाइट्रोजन की एग्जाम्पल दूं, ज़रा देखिएगा ताकि आपको मेरी बात ज़रा जल्दी समझ में आ जाए। जैसे नाइट्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन के, तो बॉन्ड कोवेलेंट बनता कैसे है इस पे फोकस कीजिएगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखो बेटा, जब आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो आप कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन मेरा और एक इलेक्ट्रॉन तेरा, यस और नो, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। फिर आप कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन तेरा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। आप कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन मेरा और एक इलेक्ट्रॉन तेरा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। आप गौर कर रहे हैं, मैं बार बार क्या कह रहा हूं, एक तेरा एक मेरा। मैं ये नहीं कह रहा हूं 2 तेरे एक मेरा, मैं ये नहीं कह रहा हूं 2 मेरे एक तेरा, बल्कि मैं कह रहा हूं एक तेरा एक मेरा। थोड़ा गौर करें, व्हाट इज दैट एक? अनपेयर्ड। एक का मतलब अनपेयर्ड। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ओ लेवल वाली, बच्चों वाली एग्जाम्पल। आपको याद है कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है? ओ लेवल्स 4, यस और नो। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास अनपेयर्ड कितने होने चाहिए? 4। आप चेक करें बेटा, ग्राउंड स्टेट के अंदर उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2। लेकिन जब आप उसे एक्साइटेशन स्टेट पे भेजते हैं तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो इससे हमें एक और बात समझ में आई। देखिए 2 बातें समझ में आ गई। एक तो पर्पस समझ आ गया, हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों बना, हम एक्साइटेशन क्यों करते हैं? अनपेयर्ड के लिए। अनपेयर्ड क्यों चाहिए? कोवेलेंट के लिए। तो मैं पहले इसको कंप्लीट करता हूं, फिर एक बात और समझाता हूं। द पर्पस इज टू मेक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फॉर, अगर आप इसे कंटिन्यू करें, फॉर कोवेलेंट बॉन्ड्स, फॉर कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब देखें, इसका मतलब ये हुआ सर जरूरी नहीं होता कि हम हर एलिमेंट की एक्साइटेशन करें एग्जैक्टली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल देता हूं। आपको पता है नाइट्रोजन की एक्साइटेशन स्टेट नहीं होती, जरूरत भी नहीं होती, आपको चाहिए ही नहीं उसकी एक्साइटेशन स्टेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1s2 2s2 2p3,
आपने एस में एक ऑर्बिटल शो किया, फिर आपने एस के अंदर एक ऑर्बिटल शो किया, फिर आपने पी के अंदर 3 ऑर्बिटल शो किए। अब देखें 1s2, 2s2 और बेटा 2p3, ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट। बताओ एक्साइटेशन की ज़रूरत क्यों नहीं है? फ़ायदा ही नहीं है। आप अगर करेंगे भी एक्साइटेशन तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि 2s का इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर भी जाए तो भी जाके p में कहीं ना कहीं पेयर्ड हो जाएगा। तो बेटा जितने पहले अनपेयर्ड थे उतने बाद में अनपेयर्ड है, तो पर्पस तो पूरा ही नहीं हुआ ना। पर्पस क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाना। जब पर्पस ही पूरा नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसी तरह आपकी, देखिए फॉर एग्जाम्पल बेटा आप, हाँ हाँ बोलो। सर जो कार्बन है जब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो हमेशा अपने क्या एक्साइटेशन स्टेट में बनाता है? हमेशा एक्साइटेशन में जाएगा पहले, हमेशा। जब भी कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा हमेशा सबसे पहला काम क्या करेगा? एक्साइटेशन स्टेट पे जाएगा। इससे पहले बना नहीं सकता ना। आपने हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनाए? तो जब भी आप कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं कैसे बनाते हैं? आप बोलते हैं एक तेरा एक मेरा, यानी आपको एक चाहिए, एक चाहिए, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो अनपेयर्ड चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ। आपको ऑक्सीजन में भी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल 1s2, 2s2 और 2p4, ज़रा देखिएगा। अगर आप s में बेटा एक ऑर्बिटल बनाए, अगर आप s में एक ऑर्बिटल बनाए और अगर आप p में बेटा 4 ऑर्बिटल्स बनाए और 3 ऑर्बिटल्स बनाए और 4 इलेक्ट्रॉन बनाए, जैसे 1s2, 2s2, 1, 2, 3 और 4, ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट। अब एक बात बताओ, इसे एक्साइटेशन की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी? सर 2 एम्पीयर रह जाएंगे अगर आप उसको तब भी करेंगे। तो जितने अनपेयर्ड इसको चाहिए उतने इसके पास है। आपको ज़रूरत नहीं है इसे एक्साइटेशन स्टेट में भेजने की। अब मैं आपको 2 और आखिरी एग्जाम्पल देके इस वाले टॉपिक को वाइंड अप करता हूं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं एल्यूमिनियम की बेटा। एल्यूमिनियम 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। मैं आपको ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? मैं एक चीज़ सिखाना चाहता हूं, और से सुनिएगा। देखो आपने हर अभी जो 2 एग्जाम्पल आखिरी आपको दूंगा, इससे आपको कुछ सीखना है। बस ये फोकस रहिएगा, ठीक है, कि आपको कुछ सीखना है इससे। ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p, ये हो गया 3s, और ये हो गया बेटा 3p। अच्छा मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूँ, लुक एट हियर, यहाँ देखिएगा। ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, देखिए बेटा, फिर हो गया 3s2 और 3p1 हो गया। ये ग्राउंड स्टेट हो गई इसकी, ठीक है, मैं इसे लिख रहा हूँ, ये हो गई आपकी ग्राउंड स्टेट। ओके डन। अब ज़रा देखिए, अगर आप इसे जंप करवा दें, लुक एट हियर, इंशाल्लाह आपको इससे एक बात और सीखने को मिलेगी। ये देखें 1s2, 2s2, ये एज इट इज़ रहा 1 2 1 2 1 2, ये रहा 3s1, गौर से देखिएगा बेटा, 1 1 1 1। अब मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ एक चीज़, ये देखिए, ये था 3s और ये था 2p, ये है 3s और ये था 2p, ठीक है। चीज़ सीखिएगा, ओके। और ये आपका 3p हो गया। अब एक सवाल आता है यहाँ, गौर से देखिए। अब आपको वो जो मेरा पर्पस वाली बात है ना, वो और अच्छी समझ में आ जाएगी।
एक्साइटेशन स्टेट। आपने एक्साइटेशन स्टेट में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन कर दिए? 3। ठीक है, कर दिए। 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए एल्यूमिनियम ने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। तो ये मजीद एक इलेक्ट्रॉन को और अनपेयर्ड करके एक कोवेलेंट और बना लेता कि आउटर मोस्ट शेल में ऐड हो जाए। ऐसा नहीं करता, क्यों? सोचो भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं ना, तो 3 पे ही आके क्यों रुक गया? क्योंकि 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो आउटर मोस्ट शेल में तो 6 हो गए। अबे तो 8 करो ना भाई, 8 क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? आयोनाइजेशन एनर्जी वाली बात नहीं आना बीच में, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, वो ठीक है, हम प्रोवाइड भी कर दें तो भी नहीं कर पाएगा। क्यों? उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये बेटा, आप कहते हो हम एक्साइटेशन करते हैं टू मेक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एग्री? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस लिए करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। सोचो बॉन्ड्स कौन से एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं? सेम एनर्जी लेवल। हाँ, आउटर मोस्ट शेल वाले। कौन से बनाते हैं? अब मुझे बात सुनो, गौर से देखो, तुम्हें एक चीज़ और समझ में आएगी। मुझे बताओ ये 3s का 3 क्या है? बोलो, व्हाट इज दैट 3? थर्ड एनर्जी लेवल। व्हाट इज दैट 2? सेकंड एनर्जी लेवल। तो आप सोचो, अगर किसी एलिमेंट में थर्ड एनर्जी लेवल हो तो क्या सेकंड एनर्जी लेवल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना करके कुछ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बॉन्डिंग किस एनर्जी लेवल के अंदर होती है? आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट कौन सा है? थर्ड। एक और चीज़ समझ में आई, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो एक्साइटेशन के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो बेसिकली किस में चाहिए होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में चाहिए। हमें अंदर का कोई ताल्लुक नहीं। ओ आप बना भी दें तो भी वो बॉन्ड थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि बॉन्ड बनाने के जिम्मेदार कौन होते हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आखिरी एग्जाम्पल देके इस बात को वाइंड अप करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। ज़रा देखिएगा, बेरिलियम। मैं एक इस देखो, जैसे मैंने आपको एल्यूमिनियम में एक चीज़ सिखाई कि हम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं अनपेयर्ड कर देते। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग में सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। एक और चीज़ सिखा रहा हूँ बेरिलियम से, जैसे तुमने उसमें सीखा इसमें भी एक चीज़ सीखोगे बेटा। बेरिलियम 4 है, 1s2 2s2। आप सिर्फ थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा, ज़रा सोचिएगा कि मैं जो आपसे पूछूं उसको ज़रा सोचें, थोड़ा प्रोसेस कीजिए। आपने बोला 1s2, आपने बोला 2s2, ठीक है बेटा, ये 1s2 2s2, ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट। थोड़ा सोचे, क्या इसकी एक्साइटेशन स्टेट होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। सोचो, क्या बेरिलियम की एक्साइटेशन स्टेट होनी चाहिए? वैसे क्या दिमाग में क्या आ रहा है, मतलब व्हाट डू यू थिंक? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? सोच रहे हो, पता नहीं होनी चाहिए, पता नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। हाँ भाई, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? द राइट आंसर इज होती है। अब सुनो, देखो मैं समझाता हूँ एक चीज़। मैंने कहा ना इसमें एक और चीज़ सिखाऊंगा तुम्हें। लुक एट हियर, ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s1, और ये हो जाएगा 2p1। ये इसकी कहलाएगी एक्साइटेशन स्टेट। बात को समझिएगा, देखो ये है 1s, ये है 2 का s, ये है 2px, 2px। अब सुनिए, सवाल ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ना कि सर ये 2p कहाँ से आ गया? अबे यार एक मिनट, ओके। सवाल ये कि ये 2p कहाँ से आ गया, वाई? तो तुम एक छोटी सी बात पे गौर करना। मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहूँगा ताकि एक चीज़ समझा सकूँ आपको, छोटी सी एक बात। इसी लेक्चर्स के अंदर मैंने आपसे ये रहा अफबा रूल, ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है अफबा रूल। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आप मुझे बताते जाइए। ये बताएं बेटा, ये 1 क्या चीज़ है? शाबाश। ये 2 क्या चीज़ है?
ये 3 क्या चीज़ है? थर्ड एनर्जी लेवल, यस और नो? अब एक बात सुने, ये बताएं फर्स्ट एनर्जी लेवल में सब एनर्जी लेवल्स कितने हैं? सेकंड एनर्जी लेवल में सब एनर्जी लेवल्स कितने हैं? तो अब ज़रा गौर कीजिए, मैं कह रहा हूं इफ एन एनर्जी लेवल एग्जिस्ट इट्स सब एनर्जी लेवल डेफिनेटली एग्जिस्ट। तो अगर सेकंड एनर्जी लेवल होगा तो बताओ उसका सब एनर्जी लेवल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस और नो? तो बेटा यही काम तो किया है मैंने यहाँ, ये देखिएगा, अब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। लुक एट हियर, यहाँ देखो बेटा, मुझे बताओ ये 2 क्या चीज़ है? सेकंड एनर्जी लेवल का अगर S एग्जिस्ट कर रहा है तो बताओ सेकंड एनर्जी लेवल का P होगा नहीं होगा? होगा, खाली होगा, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। तो कीप इन माइंड इफ एन एनर्जी लेवल एग्जिस्ट इट्स सब एनर्जी लेवल डेफिनेटली एग्जिस्ट होगा। वो खाली पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, मतलब वो स्पेस खाली है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं, लेकिन होगा तो ज़रूर। अंडरस्टैंड? इसीलिए मैंने आपको ये वाली बात बताई। तो ये 2 अनपेड बता सकते हो, वैसे ही तो मैं तंग करने के लिए पूछ रहा था कि ये बताओ 1s में से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एक्साइट कर सकते? शाबाश, आउटर मोस्ट शेल नहीं है। अब मेरी ये हो गई हमारी ग्राउंड एंड एक्साइटेशन स्टेट। मुझे तुम्हें एक छोटी सी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ानी है, उसका नाम है एक्सेप्शनल। लेकिन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ जिसका नाम है स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बेटा, और वो है स्टेबिलिटी। सर इसको वर्ड फॉर्म में नहीं लिखना? किसमें बेटा? वर्ड फॉर्म किस वाले को? जो ऊपर 2 बातें बताई। वो बिल्कुल बता सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। जैसे बेटा वी, मैं 2 पॉइंट लिख देता हूँ आपके लिए, बिल्कुल। वी नीड unpaired electron in outermost shell only because bonds are formed by them, उनके ज़रिए बनता है। एक और छोटी सी चीज़, दूसरा की पॉइंट जो मैंने बोला, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इफ एन एनर्जी लेवल exist its sub energy level definitely exists। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। अब मैं आता हूं स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अच्छा बेटा, जब मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि जब मैं कॉन्सेप्ट की हेडिंग लिखा करूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैं कुछ डिफरेंट चीज़ आपको समझाने लगा हूँ, थोड़ा डिफरेंट बताने लगा हूँ। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट जब भी लिखा करूँगा ना, कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये होता है कि ये कुछ डिफरेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। लुक एट हियर, स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। ओ लेवल्स में हम लोग क्या समझते थे, स्टेबिलिटी किसे कहते हैं? स्टेबिलिटी का मतलब होता है, ओ लेवल्स के अंदर स्टेबिलिटी का मतलब था कंप्लीट आउटर मोशन। ओ लेवल्स में आप कहते थे कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, राइट? ओ लेवल्स में। आप ए लेवल्स में आप 2 स्टेप और आगे जाते हो, जाहिर बात है ओ लेवल ऑर्डिनरी था, ए लेवल्स एडवांस है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें चेंज होंगी।
स्टेबिलिटी बेसिकली सिर्फ कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल को नहीं कहते, बल्कि आप इसे दो और तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी का एक और मतलब होता है कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल के अलावा, स्टेबिलिटी का मतलब होता है लोअर एनर्जी स्टेट। लोअर एनर्जी स्टेट। और बेटा स्टेबिलिटी का एक और मतलब हो सकता है इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, इन तीनों के मीनिंग सेम है, तीनों के मतलब लिखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन इन तीनों के मीनिंग सेम है। मैं इन्हें रिलेट करके समझाता हूँ तो, लेकिन आपको चूंकि कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, इसके बगैर फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या आप बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट तरीक़ों से देख नहीं पाएंगे। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा और मज़ीद कॉन्सनट्रेट करें इस पर। ये जो मैंने 3 बातें लिखी हैं उसका मतलब क्या है, व्हाट डज़ इट मीन कि कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल तो सुना था, तो ये फिर लोअर एनर्जी स्टेट और इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी क्या है। देखो मैं क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालूंगा ताकि आपको बात समझ में आए। सबसे पहली बात, नंबर 1, आप कहते हो कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, गुड। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने से स्टेबिलिटी आती है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स करते क्या है, गुड, बॉन्ड बनाते हैं, यस और नो। तो आपने कहा टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल एलिमेंट्स विल मेक बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब दोबारा सुनिएगा, देखिए पहले और दूसरे को लिंक करने लगा हूं, इन दोनों को आपस में लिंक करने लगा हूं और ये बताने लगा हूं कि एक ही मतलब है। सुनिए, कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल के लिए आपको बॉन्ड फॉर्मेशन करनी पड़ती है। आपको पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यस और नो। अब आप सोचो, थोड़ा सा गौर करो, एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट अपना आउटर मोस्ट शेल करने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। तो जब बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम कहाँ आएगा, लोअर एनर्जी पे। तो सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है, लोअर एनर्जी स्टेट इज स्टेबिलिटी। अब तुम लिंक करो, एक्चुअली कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल इसलिए करना चाहते हैं ताकि बॉन्ड बनाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक के रिजल्ट में एनर्जी रिलीज हो, सिस्टम लोअर एनर्जी पे आए और लोअर एनर्जी पे चीजें आकर स्टेबल हो जाती हैं। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं शायद ये केमिस्ट्री है, नेचुरल फिनोमेना है, दुनिया का हर सब्सटेंस लोअर एनर्जी पे आना चाहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तो आपका जवाब एक रैंडम, एक बच्चे का जवाब क्या होता है, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। ओके, अच्छी जॉब मिल गई, फिर क्या करोगे, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। अच्छा चलो, बहुत सारा पैसा कमा लिया, अब क्या करेगा। देखो आखिर में स्टेबिलिटी पे कैसे आएगा वो सुनिएगा। बहुत सारा पैसा कमाऊंगा तो मुझे खुशी होगी, इसका मतलब ये हुआ तुम ये सब कुछ क्यों करना चाहते हो, अपनी खुशी के लिए, राइट। या तुम्हारे पेरेंट्स की ये खुशी है कि तुम ये सब कुछ करो, राइट। तो व्हाट इज दैट खुशी, लोअर एनर्जी स्टेट। एंड लोअर एनर्जी स्टेट पे चीजें क्या होती हैं, स्टेबल। दुनिया का हर सब्सटेंस लोअर एनर्जी पे आना चाहता है, हर सब्सटेंस, एवरीथिंग लोअर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हॉट बॉडी रख दें, उसमें से हीट ट्रांसफर होती है कोल्ड बॉडी की तरफ, एग्री। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी को मैं इन्वायरमेंट ले लूं, सिस्टम ले लूं, तो आप देखिए, कैन आई से एक हॉट सिस्टम से हीट निकल के कोल्ड सिस्टम की तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं इस टेबल पे एक गरम गरम चाय का कप रख दूं, थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें से हीट निकल के कमरे में स्प्रेड आउट हो जाएगी, यस और नो। क्यों, कभी सोचा है, क्योंकि सिस्टम लोअर एनर्जी का है, तो हीट एक्सपेंड होकर कहाँ आ रही है, लोअर एनर्जी पे आ रही है। और लोअर एनर्जी पे चीजें क्या होती हैं, स्टेबल। आप अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा
नेचुरल चीज़ों पे गौर करें। आप गुस्से में हैं और आप खुश हैं, आप ज़्यादा स्टेबल कब होते हैं? ज़्यादा स्टेबल कब होते हैं? खुशी में स्टेबल होते हैं या गुस्से में स्टेबल होते हैं? खुशी में। क्यों स्टेबल होते हैं, कभी सोचा है? क्योंकि क्योंकि मूड लाइट क्यों होता है? मूड लाइट इसलिए होता है कि आपकी एनर्जी लोअर होती है। दुनिया का हर सब्सटेंस लोअर एनर्जी पे स्टेबल होता है। तो एलिमेंट्स भी क्या कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से लोअर एनर्जी पे आ जाएं, और वो बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया एनर्जी रिलीज हुई, सिस्टम लोअर एनर्जी पे आया, चीज़ें स्टेबल हो गई। अब एक सवाल दिमाग में आता है, देखो एक सवाल, सर लोअर एनर्जी पे चीज़ें आकर स्टेबल होती क्यों है? मतलब हम खुशी में स्टेबल है क्यों? वाई? ऐसा क्या होता है खुशी में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ रहे? नहीं, मैं समझा रहा हूं क्यों सब्सटेंसेस लोअर एनर्जी पे स्टेबल होती है। इसे समझोगे तो पूरी लॉजिक समझ में आ जाएगी, ए टू जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो कुछ मैंने तुमसे अभी डिस्कस किया, मैं इसके ऑपोजिट बातें करने लगा हूं। क्या मतलब सुनिए, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है बेटा, तो बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है? वेरी गुड, बॉन्ड ब्रेकिंग मानते हो? अच्छा, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो ना, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं किसी सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय कर दे, ब्रेक कर दे, तो क्या तुम उस सब्सटेंस के पीछे एक डंडा लेके पीछे भागोगे और उसको मारोगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें कहूं यार वाटर को डिस्ट्रॉय कर दे, कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्ट्रॉय कर दे, तो तुम क्या करोगे? क्या कार्बन डाइऑक्साइड को फूंके मारोगे, उसको डंडे मारोगे? तुम उसके बॉन्ड्स ब्रेक करोगे। इसका मतलब ये हुआ, बॉन्ड ब्रेक करने से चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एग्री? किसी भी सब्सटेंस के बॉन्ड ब्रेक करोगे, वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एग्री? तो मतलब ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग वाला प्रोसेस है, बेसिकली ये प्रोसेस डिस्ट्रक्शन वाला प्रोसेस है। जब भी कोई चीज तोड़ना चाहो, खराब करना चाहो, डिस्ट्रॉय करना चाहो, बर्बाद करना चाहो, उसके बॉन्ड तोड़ दो। एग्री? और बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है? एंडोथर्मिक। ओके, अब आप इस बात को दिमाग में रखिएगा, आपको मेरी बात पूरी समझ में आ जाएगी शुरू से आखिर तक। जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ को देखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां मैं लिख रहा हूं एनर्जी। एक मिनट, ज़रा मैं इसे ऊपर कर दूं, अब तुम्हें नज़र आ रहा होगा। ये है एनर्जी, ये है कोई सब्सटेंस एक्स, और ये है कोई सब्सटेंस वाई। ठीक है? अच्छा, ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एंड मैं इस पर लेबल करूँगा चीज़ें, बेफिक्र। अब देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में। ये जो मैंने ऊपर वाली लाइन बनाई है, इस लाइन का मतलब क्या है? लाइन का मतलब है दिस इज द एनर्जी लिमिट। मैं यहाँ लिखता हूँ एनर्जी लिमिट where everything is destroyed। बात को जरा समझिएगा, सही है? कंसंट्रेट कीजिएगा। जब आप बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो चीजें खराब होती हैं, एग्री? टूटती हैं, डिस्ट्रॉय होती हैं। मैंने आपके सामने दो सब्सटेंस लिखे हैं, सब्सटेंस एक्स, सब्सटेंस वाई। वाई एक्सिस पे मैंने एनर्जी लिखी हुई है बेटा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा सब्सटेंस लोअर एनर्जी पे है और कौन सा हायर पे है? दोनों को बर्बाद करते हैं। मैंने एनर्जी की एक लिमिट सपोज कर ली है कि इस लिमिट की एनर्जी प्रोवाइड करने पर
दुनिया का हर सब्सटेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है। सही है। अब आप जरा वाई को डिस्ट्रॉय कीजिए। सुनिएगा, मैंने वाई को एनर्जी दी 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 और वाई डिस्ट्रॉय हो गया डिस्ट्रॉय। अब मैं एक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, गौर से सुनिए। मैंने एक्स को एनर्जी दी 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 और एक्स डिस्ट्रॉय हो गया। बेटा, विच सब्सटेंस नीड्स more amount of heat or energy to break or to destroy? Why substances at lower energy are always stable? Because they need more amount of energy to destroy. उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए वो खुद को ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, ज्यादा स्टेबल फील करते हैं। लोअर एनर्जी पे चीज क्यों स्टेबल होती है? इसलिए स्टेबल होती है कि उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और वो स्टेबल स्टेट पे कम एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम्हें गुस्सा और खुशी समझ में आ जाएगा। देखो, खुशी का मतलब होता है लोअर एनर्जी, एग्री, और गुस्से का मतलब होता है हायर एनर्जी। खुद से बताओ, ऑनेस्टली बताओ, किस शख्स को छेड़ना आसान है, बर्बाद करना आसान है? बर्बाद, डिस्ट्रॉय करना आसान है, जो गुस्से में हो या जो खुशी में हो, है ना? यस और नो। आप किसी गुस्से वाले शख्स को थोड़ा सा भी जरा लगाई बुझाई कर दें, फट जाएगा, खत्म। लेकिन जो खुशी वाला जो शख्स खुशी में होगा, जरा खुशी वाले स्टेट पे बैठा होगा, आप उसे अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करेंगे, थोड़ा उसे डिस्ट्रॉय करने के ट्रैक पे लाने की कोशिश भी करेंगे, वो आपको इग्नोर कर देगा। वो आपको बोलेगा भाई जा जा अपना काम कर, चल कुछ नहीं होता, चिल, दैट्स इट। क्यों? उसको बहुत एनर्जी चाहिए है डिस्टर्ब होने के लिए। लेकिन जो बेचारा ऑलरेडी हायर एनर्जी पे हो, उसे कम एनर्जी दे के आप क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय। समझ में आ रही है? तो दुनिया का हर सब्सटेंस लोअर एनर्जी पे क्या रहता है? स्टेबल रहता है। दुनिया का हर सब्सटेंस लोअर एनर्जी पे क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा, बिकॉज दे नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक। दैट इज वाई हम कहते हैं लोअर एनर्जी पे चीजें स्टेबल होती हैं। एक बात हो गई, आखिरी बात, अब तुम्हें समझ में आ गई। मैं बात कोशिश करता हूं डॉट्स को आपस में कनेक्ट करने की। बेटा, आप कहते हो स्टेबिलिटी का मतलब होता है कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल के लिए सब्सटेंसेस क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो सब्सटेंसेस कहां पे आएंगे? लोअर एनर्जी पे। और चीजें लोअर एनर्जी पे हमेशा स्टेबल होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि लोअर एनर्जी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू ब्रेक और टू डिस्ट्रॉय। डन। अब सुनिए थर्ड और द लास्ट, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एक बात बताई थी, बस जस्ट नॉर्मली, एनर्जी जितना डिस्ट्रीब्यूट होगी सिस्टम में इवनली, उतना आपको लोअर एनर्जी स्टेट मिलती है। जैसे मैंने अभी आपको छोटी सी एग्जांपल दी चाय की। आप अगर हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डेप्थ में जाके देखें, जरा केमिस्ट्री के लिहाज से सोचे, एक को सिस्टम कहते हैं कोल्ड सिस्टम, एक को कहते हैं हॉट सिस्टम। तो आपकी हीट या एनर्जी हॉट सिस्टम से कहाँ जा रही होती है? कोल्ड सिस्टम। अच्छा, कभी सोचा क्यों? और वहां जाके किसी एक तरफ नहीं होती, बल्कि इवनली क्या होती है? स्प्रेड आउट होती है। अगर सपोज करो हम एक्सपेंड, आपने एक और भी चीज सुनी, गैसेस अगर एक्सपेंड होती है, गैसेस के पार्टिकल एक्सपेंड होते हैं, तो वो कौन सा इफेक्ट क्रिएट करते हैं? कूलिंग। तो दुनिया का कोई भी सिस्टम हो हमेशा इवन डिस्ट्रीब्यूशन में स्टेबल रहता है। मैं आपको इसकी भी एग्जांपल एक नेचुरल फिनोमेना से देता हूँ, फैक्ट से देता हूँ। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कभी सुना है कि आज मेरे सर में दर्द है, मैं बहुत खुश हूँ? कभी कोई बोल रहा हो यार आज मेरे सर में दर्द है, मैं बहुत खुश हूँ? पता है, सर में दर्द होना आपकी बॉडी के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी सी, आपका जो सर है वो आपकी बॉडी का 2% है, 3% है, चलो आपकी बॉडी का कितने परसेंट है? 3%। बल्कि अगर आप सर का इतना सा हिस्सा ले लें, छोटा सा, तो आप बोलेंगे 1% आपका ये हिस्सा है। आपके किसी दोस्त के सर में दर्द हो रहा हो,
और आप उसको ये बोलें कि यार तेरी 99% बॉडी सही है, सिर्फ ये छोटा सा सर में दर्द हो रहा है, सही है, 1% से ज़्यादा नहीं है, तो तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इतना तू गुस्से में क्यों है? तो वो क्या करेगा, मेरा ख्याल है आपको टक्कर मार देगा या आपको आपके साथ दोस्ती छोड़ देगा। वो आपको बोलेगा चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। क्यों ऐसा क्यों बोलता है वो? इसलिए बेटा कि उसकी बॉडी का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इवन से अनइवन हो गया है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बॉडी में नहीं है, किसी एक पार्ट के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब हो गया है और आप क्या बोलते हैं, अनस्टेबल हो गया है। बोलते हैं ना अभी इसके सर में दर्द हो गया, पागल हो गया। अबे वो पागल नहीं हुआ, एक्चुअली वो अनस्टेबल हो गया है। उस अनस्टेबिलिटी स्टेट को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेट कर सकते हैं आप। दुनिया के हर सिस्टम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती है, इवन, तो वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। अब जरा गौर से देखिएगा, इस ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे भी आपको मैं एक और चीज सिखा दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग हो। आप कहते हैं जब दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे बॉन्ड कहते हैं, जब दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं तो हमेशा वो लोअर एनर्जी पे आती हैं। क्यों? इसलिए लोअर पे आती है कि जब उन दोनों को आपस में करीब आना हो। बहुत सिंपल, कोई रॉकेट साइंस फिनोमेना नहीं है। देखो गौर से देखिएगा, अगर दो चीजों को एक साथ लेके आना है, करीब लेके आना है दो चीजों को, तो बेटा साथ आने वक्त यानी करीब करीब आते वक्त उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम से कम होनी चाहिए, यस और नो? तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करते हैं, लूज, और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यस और नो? ताकि, क्योंकि अगर वो ज़्यादा मूव करेंगे तो वो एक दूसरे क्लोज कैसे हो सकेंगे, हो नहीं सकेंगे। तो हम कहते हैं जब ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं तो डेफिनेटली उनको अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ती है। एग्री करते हो? अब यहां पे एक और चीज देखो, हम कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर जब लाइकली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं तो एनर्जी बढ़ती है। हम ऐसा क्यों कहते हैं? यानी दो चीजें अगर करीब आ रही हैं तो एनर्जी लूज करके करीब आ रही है, लेकिन अगर दो सेम चार्जेस वाली चीजें करीब आ रही है तो एनर्जी हाई क्यों हो जाती है? अजीब सा फिनोमेना है, समझ नहीं आ रहा। सिंपल फिनोमेना है। कैसे? मुझे बताओ बेटा, अगर एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव के करीब लाओगे तो क्या वो करीब आएंगे? वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो बेटा अगर एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूर जब करीब आते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। बेटा दूर जाने के लिए उन्हें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब। और जब कोई सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कहां चला जाएगा? हाई एनर्जी के ऊपर। इसीलिए आप कहते हो लाइकली चार्ज पार्टिकल जब भी एक दूसरे के आमने सामने आएंगे एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल सुनो, तुम्हारा कोई बहुत पक्का दोस्त तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हें खुशी होती है, गुस्सा आता है? खुशी का मतलब लोअर एनर्जी। एक तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हें गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? तुम हाई एनर्जी पे क्यों चले जाते हो? मैंने क्या कहा? लाइकली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, तो जहां भी लाइकली चार्ज पार्टिकल होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, चीजें हमेशा क्या होंगी? हाई एनर्जी पे जाएंगी। इसी तरह एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात समझ में आ गई। जब भी किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इवन होगी तो वो हमेशा स्टेबल होगा। एक आखिरी छोटी सी बात, इस इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड एक चीज जो केमिस्ट्री में आपसे पूछता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मतलब सुनिएगा। लुक एट हियर बेटा, पी से स्टार्ट करता हूं। पी सब एनर्जी लेवल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बेटा? 3। और से देखिएगा बेटा, 3। इसी तरह डी सब एनर्जी लेवल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने होते हैं बेटा? अबे ये क्या किया मैंने? डी सब एनर्जी लेवल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा 5। ओके, अब गौर से देखिएगा, लिसन। जब मैं आपको ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा रहा था तो मैंने आपसे एक स्टेटमेंट कहा था। क्या? मैंने आपको एक स्टेटमेंट कहा था कि when degenerate orbitals are available, electrons tend to occupy them individually। याद आ रहा है? अब जरा देखिएगा गौर से,
सुनिएगा, बल्कि समझ में आ जाएगी बात आपको। देखो बेटा, सपोज करो पी में 3 इलेक्ट्रॉन है। काश आपको मेरी बात समझ आ जाए। 1 2 3 गलत है। 1 2 3 सही है। सोचो क्यों? अभी तो बताया, रिपल्शन का मतलब एनर्जी क्या हो गई? हाई। और दूसरी बात गौर से देखिएगा जरा, क्या ऊपर वाले केस में जिसे मैंने गलत किया है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है? नहीं है। अब सोचो नीचे वाले में ऐसा क्या हो गया कि स्टेबिलिटी आ गई। इलेक्ट्रॉन तो अभी भी है, बट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इवनली स्प्रेड आउट है। इसलिए आप कहते हो ये ज़्यादा स्टेबल है, इस तरह रहना चाहिए इसको। ऊपर वाला गलत है। समझ में आई मेरी बात? अब आप इससे क्या सीख सकते हो, सुनिए। अगर P में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इवन होती है। अगर P में 6 इलेक्ट्रॉन हो तो भी इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यस और नो? इसी तरह अगर D में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इवन होगी। यस और नो? एक 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 एक। और अगर D में 10 इलेक्ट्रॉन हो तो भी इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसी तरह S को आखिर में इसलिए लिखा ताकि, क्योंकि S तो दोनों कंडीशन में इवन डिस्ट्रीब्यूशन में है ना। अगर S के अंदर एक ऑर्बिटल होता है बेटा, तो एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आए या 2 आए, बात तो एक ही है। अब सोचो हम ऐसा क्यों समझते हैं कि अगर सब एनर्जी लेवल हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो हमेशा एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं? क्यों? हम ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के केस में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहती है? इवन रहती है, नॉट सेम, इवन रहती है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है? स्टेबल है। स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट के कितने मतलब हैं? 3। कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, लोअर एनर्जी स्टेट, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। और इन तीनों के मीनिंग सेम है, घुमा फिरा के आते हैं, मीनिंग सेम है। समझ आ रही है? तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ठीक है, जिनमें कितने हो? जो कंप्लीट होने, या तो वो बिल्कुल सेंटर में हो, जैसे पी के अंदर 3 भी हो सकते हैं और पी के अंदर 6 भी हो सकते हैं, तो 3 और 6 वाली स्टेबल हो गई। इसी तरह डी के अंदर टोटल 10 आते हैं तो 5 और 10 वाले। एस के अंदर S1 S2 दोनों ही स्टेबिलिटी शो कर रहे होते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा, मैं चाहूँगा थोड़ा समराइज करूँ इसको बेटा। देखो, पहली वाली बात आपको पता है, फर्स्ट वाली बात आपको पता है कि कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल स्टेबिलिटी। मैं दूसरी 2 बातों को लिख देता हूँ। क्या बेटा? कि substances at lower energy, substances at lower energy are always stable because they need more amount of energy to break or to destroy बेटा। एक बात हो गई। दूसरी बात बेटा, a system with even distribution, a system with even distribution is always at lower energy state and stable।
ये मैंने आपको पढ़ाया क्यों, ऐसा मैंने क्यों किया, मतलब मैंने आपको स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट के साथ लिंक्ड हैं, बहुत सारे, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट। आपको बहुत सारी जगहों पे लगेगा, जैसे हम जब आयोनाइजेशन डिस्कस करेंगे बेटा, वहाँ पे आएगा कि यार ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, इसको ज़्यादा एनर्जी क्यों चाहिए, इसे कम क्यों चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपको नज़र आएंगे एक एक करके। अभी इस वक्त जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो हम पढ़ेंगे, मेरा ख्याल है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और वो है हमारा कॉन्सेप्ट जो है, जो हम अभी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो है आपकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा, दुआओं में याद रखिएगा।